हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग अम्ल क्षार लवण एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर है पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ निकालते हैं। जैसे में हम लोग जानते हैं कि खट्टा कड़वा स्वाद जो लगता है वो किसके कारण लगता है। कभी भी हम लोग को खट्टा कड़वा स्वाद जो लगता है इसका मेन रीज़न होता है अम्ल क्षारक के कारण। अम्ल क्षारक के कारण ही हम लोग के स्वाद कड़वा खट्टा महसूस होती है। अब देखिए, अम्ल क्षारक एक दूसरे के अभिक्रिया कर एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। कभी भी अम्ल जो है क्षारक के साथ अगर अभिक्रिया करते हैं, अम्ल क्षारक अभिक्रिया होती है तो क्या करते हैं कि वो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। देखिए, जब अम्ल अधिक मात्रा में, मान लीजिए कि अम्ल की मात्रा अधिक है तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए आपको क्षार एंटासिड के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो अम्ल के अधिक मात्रा होने के कारण अगर उसके प्रभाव को हम लोग को कम करना है तो एंटासिड के रूप में क्षार का प्रयोग कर सकते हैं। और जब क्षार अत्यधिक मात्रा में हो और इसके प्रभाव को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अम्ल का प्रयोग करेंगे। जब क्षार अत्यधिक मात्रा में उपस्थित हो तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए हम लोग अम्ल का प्रयोग करेंगे। यानी एक दूसरे के अपोजिट हैं, वो एक दूसरे के प्रभाव को कम करते हैं। जैसे उदाहरण में एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, ये सभी जितना भी अभी तक बताया सब एनसीईआरटी में ये शब्द आपको मिलेंगे, वो इसी का पूरा निचोड़ है। जब पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता बन जाती है, यानी कहने का मतलब है कि अगर आपके पेट में गैस्ट्रिक जूस में जो निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक HCl, इसकी मात्रा अधिक हो जाए यानी अम्लीयता बढ़ जाए तो जलन और दर्द होने लगता है। इस स्थिति में हम एंटासिड का प्रयोग करते हैं, यानी ओपोजिट का प्रयोग करेंगे जो कि क्षारक होगा, क्योंकि अम्ल है तो क्षारक का प्रयोग करेंगे उसके प्रभाव को कम करने के लिए। जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, अम्लीयता बढ़ जाती है, हाइड्रोक्लोरिक की अत्यधिकता हो जाती है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कर सकते हैं उसको प्रभाव को कम करने के लिए, जिससे आपको राहत मिलेगी। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग कर सकते हैं। अम्ल जैसे मैं एक रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अम्ल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और जल देता है, मैग्नीशियम क्लोराइड और जल देता है। यहाँ पे लवण और जल दे रहा है। कभी भी याद रखिएगा कि अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण और गैस देता है, अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है। लेकिन यहाँ पे अम्ल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो इससे अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और जल देगा। यह एक कैसी अभिक्रिया है, उदासीन अभिक्रिया है, क्योंकि अम्ल और क्षार की रिएक्शन हुआ है। कभी भी अम्ल क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो उदासीन हो जाते हैं और लवण और जल देते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षारक क्या होते हैं तो क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अगर ऊपर में आप लोगों ने देखा कि चखने के बाद हम लोग पता कर रहे थे कि स्वाद के अनुसार कि अम्ल है या क्षार है। अगर खट्टा है तो अम्ल है, कड़वा है तो स्वाद है। लेकिन हम लोग बिना चखे ही बता सकते हैं कि अम्ल है कि क्षार है। बिना स्वाद चखे खट्टे कड़वे की जांच एनसीईआरटी में का शब्द है, सभी एनसीईआरटी में प्रयोग में दिया हो या लिख कर दिया हो, सब निचोड़ निकाल कर इसमें लिखा हुआ सेम टू सेम। आपको एनसीईआरटी फालतू चीज़ कोई नहीं मिलेगा। ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा
तो इसके बाद आपको 100% कहते हैं कि इस लेसन से क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम में, रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, सभी के एग्ज़ाम में नहीं छूटने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से भी वर्तमान में सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन छाप रहे हैं। तो इसी वजह से हम उसका पूरा निचोड़ जो भी लिखा हुआ है सभी का छोटे छोटे पॉइंटों को इसमें दर्शा कर ऑनलाइनर के रूप में दिया हूँ। जैसे देखिए, अम्ल नीलेट लिटमस पत्र को लाल कर दे। यहाँ पे देखिए, हम आपसे अभी बोले कि बिना स्वाद चखे भी हम लोग बता सकते हैं कि वो अम्ल है या क्षार है। ऐसे चख कर खट्टा और कड़वा से बताते थे। अम्ल जैसे में देखिए, नीले लिटमस पत्र, एक नीला लिटमस पत्र होता है जो कि लाइकेन पौधा से प्राप्त होता है। नीला लिटमस पत्र जो ये है दिया हुआ है, नीला लिटमस पत्र लाइकेन थाइलोफाइटा वर्ग में आता है। लाइकेन लीचेन भी उसको बोलते हैं, वो जो है से लीचेन के पौधा से प्राप्त होता है, थाइलोफाइटा वर्ग में आता है, ये भी पूछ सकता है। और इसको थाइलोफाइटा वर्ग में होता है। इसमें क्या होता है देखिए, अगर अम्लीय विलयन है उसमें हम अगर नीला लिटमस को डाल देते हैं, अम्लीय विलयन है, चख नहीं रहे हैं, नीला लिटमस को डाल देंगे तो उसका रंग बदल कर लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। चलिए, लाल हो जाएगा। अब आगे चलते हैं क्षारक। अगर आप लोग क्षारक को लाल लिटमस पत्र, जैसे आपके पास क्षारक विलयन है, उसमें अगर आप क्षारक में लाल लिटमस पत्र को डालते हैं तो इसका रंग बदलकर नीला हो जाएगा। क्षारक में अगर आप लाल लिटमस पत्र को डालते हैं तो इसका रंग बदलकर कैसा हो जाएगा? तो नीला हो जाएगा। अम्ल में क्या हो रहा था? तो अम्ल में जब नीले लिटमस पत्र को डाल रहे थे तो लाल हो जा रहा था, यानी अम्ल नाम से ही जाने अम्ल ल लगल है, यानी कि नीला को लाल कर देता है। नीला लिटमस पत्र रहेगा, उसको अम्ल में डालने पर लाल हो जाता है। और क्षारक में लाल लिटमस पत्र को डालने पर रंग नीला में बदल जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। लिटमस एक क्या है? तो लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। जो देखिए, जो समझाया वो लिखा हुआ है, लाइकेन नामक पौधा से प्राप्त होता है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जो लाइकेन नामक पौधा से प्राप्त होता है। जैसे अब चलते हैं आगे नेक्स्ट, यानी कि प्राकृतिक सूचक है लिटमस। कैसा है? प्राकृतिक सूचक। अब चलिए चलते हैं हल्दी। हल्दी भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। कैसे? जैसे देखिए, हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। मान लीजिए एनसीईआरटी बुक में सब समझाया हुआ दिया हुआ है, सेम एनसीईआरटी है, इसमें लिखा हुआ है, आप खुद से लिखा हुआ है लेकिन एनसीईआरटी है। आप खाना खा रहे थे, सब्जी का दाग आपका सफ़ेद शर्ट पर लग गया, ठीक है? तो जब सफ़ेद दाग आपके शर्ट पर लग गया तो क्या होता है कि सफ़ेद दाग को अगर आप साबुन से धोते हैं तो उसका रंग बदलकर लाल भूरा हो जाता है। और जब अत्यधिक धोते हैं तो लाल भूरा से वो कलर चेंज होकर पीला में बदल जाता है। देखिए, ऐसा क्यों होता है? पहले तो प्राकृतिक सूचक है, यानी ये लाल भूरा बदल दे रहा था। फिर अत्यधिक मात्रा में धोने के बाद उसका रंग लाल भूरा होना चाहिए था, जबकि पीला हो गया। तो इसका रीज़न ये है कि जब आप अत्यधिक पानी से धो देते हैं तो जो क्षार था साबुन, वो हट जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो जिसके कारण पीला हो जाता है। लेकिन आपका ये भी सवाल होगा कि पीला तो नीला
भूरा होना चाहिए था, जो कलर हो गया था लाल भूरा, सॉरी नीला भूरा कर रहे हैं, लाल भूरा होना चाहिए था। तो लाल भूरा होना चाहिए था, तो इस वजह से हुआ क्योंकि पूरी तरह से उसका प्रभाव नहीं खत्म होता, वो न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि पीएच मान 7 हो जाता है, नाम लिए न क्षारीय होता है, तो वो पीला कलर में बदल जाता है। यानी कि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, यह क्षारीय माध्यम में लाल भूरा हो जाता है। और साबुन जैसे देखिए जो बोल समझाया वही लिखा हुआ है, क्षारीय होता है। इसके लिए सफ़ेद शर्ट पर लगे दाग को जब साफ किया जाता है तो लाल भूरा हो जाता है, लेकिन अत्यधिक पानी से धोने पर साबुन हट जाता है और माध्यम तटस्थ हो जाता है। तटस्थ मतलब कि पीएच मान 7 हो जाता है, उदासीन ना तो अम्लीय ना ही क्षारीय रहती है, तो इस स्थिति में पीला हो जाता है। अब आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे समझाया हुआ भी है, तटस्थ शब्द एनसीईआरटी में है लेकिन लड़कन पढ़ेंगे, लेकिन वर्ड शब्द का खेल है कि तटस्थ तो उसमें लिखा है लेकिन पता नहीं चला, तो यानी कि अधूरा पढ़ाई हुआ, तो इस जिसके कारण हमको याद नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया कि जिस माध्यम में अम्ल क्षार दोनों प्रभाव ना हो, पीएच 7 हो, उदासीन हो, उसे ही तटस्थ कहते हैं, तटस्थ माध्यम हो जाता है, इसके कारण पीला हो जाता है। यानी कि सिंपल से याद रखना है, जब जब हल्दी है तो हल्दी क्या करेगा, तो लाल भूरा बदल देता है, और लाल भूरा बदल देता है, और जब अत्यधिक पानी में धोते हैं तो उदासीन होने के कारण, पीएच मान 7 होने के कारण वो कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं पेज में। देखिए ऊपर में देखें, हल्दी, लिटमस, ये सब कृत्रिम सूचक नहीं थे, ये सब प्राकृतिक सूचक थे। लिटमस और हल्दी प्राकृतिक सूचक थे, उसे किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। कृत्रिम सूचक को प्रयोगशाला में रसायनों के द्वारा बनाया जाता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया कृत्रिम, ये प्राकृतिक नहीं है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोग पढ़ के भी समझ सकते हैं, इस तरह से नोट्स लिखा हुआ है। जो सूचक का प्रयोग शाला में रसायन द्वारा बनाए जाते हैं, अम्ल क्षार पहचान के लिए प्रयोग होता है, उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। यानी कि आप लोग देख रहे थे कि कृत्रिम सूचक पहले ऊपर में प्राकृतिक सूचक था जो कि मनुष्य ने नहीं बनाया, लेकिन अम्ल क्षार की पहचान कर रहा था। एक बार स्वाद लेकर हम लोग पता कर सकते थे, फिर उसके बाद प्राकृतिक सूचक से पता किए। अब कृत्रिम सूचक जो कि रसायनों द्वारा बनाया गया है प्रयोगशाला में, उससे भी हम लोग पता कर सकते हैं कि अम्ल है कि क्षार है। जैसे मान लीजिए फिनोप्थलीन है, तो एक कृत्रिम सूचक है, एग्जाम में पूछ सकता है, ये सब इम्पोर्टेंट भी है। मिथाइल ऑरेंज है, ये सब कृत्रिम सूचक है। फिनोप्थलीन अम्लीय माध्यम में रंगहीन कर देता है। फिनोप्थलीन जो है इसे अम्लीय माध्यम में, फिनोप्थलीन को अगर आप अम्लीय माध्यम में डालते हैं तो रंगहीन हो जाता है, लेकिन फिनोप्थलीन को जब आप क्षारीय माध्यम में डालिएगा तो उसका रंग गुलाबी हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम लोग अम्ल क्षार की पता कर सकते हैं कि अम्लीय था या क्षारीय था। वो विलयन क्या था वो जिसमें हम डालें, तो यहाँ से कृत्रिम सूचक से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एग्जाम में पूछता है कि फिनोप्थलीन अम्ल में क्या करता है, तो रंगहीन। फिनोप्थलीन रंगहीन इसमें अम्ल में, फिनोप्थलीन क्षार में तो गुलाबी, फिनोप्थलीन क्षार में गुलाबी, फिनोप्थलीन अम्ल में रंगहीन, ये आप लोग को रट लेना है। चलिए अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। क्या है, मिथाइल ऑरेंज। दूसरा क्या है, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज कभी भी याद रखिएगा कि ये भी कृत्रिम सूचक है। मिथाइल ऑरेंज में एक कृत्रिम सूचक है, मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल हो जाता है। जैसे आप लोग अभी जस्ट देखें कि लाल नील अम्ल भी कर दे रहा था, अम्ल जो है से नीला लिटमस पत्र को लाल में बदल दे रहा था।
उसी तरह से सेम इसी तरह से ये भी जो है से फिनोप्थिलीन अम्लीय माध्यम में लाल में बदल देता है। फिनोप्थिलीन अम्लीय माध्यम में कैसा कलर बदल देता है? तो लाल में बदल देता है। लेकिन जब फिनोप्थिलीन बोल दिए, मिथाइल ऑरेंज वीडियो स्क्रॉल करने के चक्कर में गलत बोल दिए, यानी आप लोग को ध्यान देना है। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में कैसा हो जाता है? तो लाल बदल देता है। मिथाइल ऑरेंज क्षारीय माध्यम में कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग को याद करना होगा। अब चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। जैसे में लिटमस बिलियन। अब देखिए, लिटमस के बारे में हम पहले बोल दिए हैं, लेकिन एक बार यहाँ पे और लिखा हुआ है, जो कुछ पॉइंट होगा जो कि पूछता है उसमें लिखा हुआ है, आप याद रखिए। लिटमस बिलियन बैगनी रंग का होता है। लिटमस बिलियन बैगनी रंग का होता है, रंजक होता है, जो कि थैलोफाइटा समूह लीचेन से पौधा से निकलता है। लिटमस बिलियन जब ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय, तब यह बैगनी रंग का होता है। ये रंग पूछता है। लिटमस बिलियन ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है, तो उस समय इसका रंग कैसा होता है? बैगनी रंग होता है। किस पौधा से प्राप्त होता है? लीचेन से। किस समूह का है? थैलोफाइटा समूह। और ये इसका उस समय pH मान 7 होता है, जब इसका रंग बैगनी होता है। चलिए अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। सूचक। सूचक क्या है? तो सूचक हम लोग को सूचक से ही हम लोग अम्ल क्षार की पहचान करते वही है, लेकिन एक कुछ और सूचक है जिनको आप लोग को याद रखना है कि लाल पत्ता कोई भी सूचक का काम करता है। हल्दी भी प्राकृतिक सूचक को भी बताया, तो लाल पत्ता को भी प्राकृतिक हाइड्रोजनिया है, पेटूनिया है, यूरेनिया है, ये एक सूचक है। आप लोग इनसे भी अम्ल क्षार की पता कर सकते हैं। चलिए अब ये आप लोग को याद कर लेना होगा कि अम्ल क्षार ये सूत्र पूछते हैं एग्जाम में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है। ये सभी अम्ल हैं। अम्ल किसे कहते हैं? तो अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, जबकि क्षार जल में घुलकर देखिए, अम्ल घुलकर जल में H+ आयन देते हैं, लेकिन क्षार जल में घुलकर वो H- आयन देते हैं। अब आप लोग को सूत्र पहले याद रखना होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र ये है HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COH होता है, एसिटिक अम्ल है। CH3COOH ये दुर्बल अम्ल है, कमजोर अम्ल है। चलिए देखिए, क्षार पर चलते हैं। क्षार का सूत्र ये भी इम्पोर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, याद रखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ये भी क्षार है। अमोनिया हाइड्रोक्साइड, इसका भी सूत्र याद रखिए, क्षार है। अब चलिए गंधीय सूचक। हम लोग तो देख लिए कि अम्ल क्षार का पता चख के पता कर रहे थे, खट्टा और कड़वा के आधार पर। खट्टा था तो अम्ल था, कड़वा था तो क्षार था। फिर देखें कि उसके बाद सूचक के अनुसार विलयन में डालकर उसका रंग परिवर्तन हो रहा था। बिना चखे भी हम लोग पता कर ले रहे थे अम्ल है, क्षार है। अब आप लोग को यहाँ पे एक और है कि गंधीय सूचक, यानी कि अगर आप किसी पदार्थ को, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको आप अगर डालते हैं अम्ल में, क्षार में, तो उसका गंध परिवर्तन होता है।
इस चलते उसका नाम पड़ गया गंधीय सूचक। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गंधीय सूचक क्या है। वे पदार्थ जिनका गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं, यानी चेंज हो जाते हैं गंध, उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे प्याज हो गया, वैनिला हो गया, प्याज, वैनिला, लौंग, ये एक गंधीय सूचक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। सब जितना भी बता रहे हैं एनसीईआरटी का हर पॉइंट इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा, उसके बाद आप देखिएगा कि अगर अच्छा से आप लोग पढ़ लिए हैं इसको, इसी को नोट्स बना लीजिए। इस लेसन से आप देखिएगा कि बोलिएगा कि सेम टू सेम इसी से पूछा है, क्योंकि ये सेम एनसीईआरटी छापा हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सेम एनसीईआरटी आती है अभी जो पैटर्न चलता है। चलिए आगे चलते हैं। प्याज, देखिए गंधीय सूचक में तीनों पर चलते हैं। एक प्याज के बारे में सोचते हैं, फिर वैनिला, फिर लौंग। अभी प्याज पर बात करते हैं। प्याज अम्लीय माध्यम में गंध, प्याज अम्लीय माध्यम में गंध बनी रहती है। अगर आप प्याज को खोल है जैसे मान लीजिए अंदर का, उसको अगर आप अम्लीय माध्यम में डालते हैं तो प्याज का गंध में परिवर्तन नहीं होगा अम्ल में। लेकिन जैसे ही आप क्षार में डालते हैं तो उसका परिवर्तन हो जाएगा, बदल जाएगा रंग। तो यहाँ से भी आप लोग रंग बोल रहे हैं, गंध बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? गंध, यानी कि उसका गंध जो है से यहाँ पे बनी रहती है, चेंज नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे बदल जाती है। अब चलिए आगे चलते हैं। वैनिला क्या है? यानी कि इसमें याद रखना आप लोग को, प्याज अम्लीय माध्यम में गंध नहीं बदलती है, क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। यानी कि प्याज को अम्लीय माध्यम में डालेंगे तो उसका गंध परिवर्तन नहीं होगा, जो गंध है वही रहेगा। लेकिन क्षारीय माध्यम में डालेंगे तो उसका गंध परिवर्तित हो जाएगा। अब चलिए वैनिला पर चलते हैं। वैनिला क्या होता है? तो ये भी अम्लीय माध्यम में गंध बनी रहती है, यानी इसका अम्लीय में डालिएगा वैनिला का तो भी गंध नहीं परिवर्तन होगा, जो है वही रहेगा। लेकिन जैसे क्षार के माध्यम में डालते हैं तो इसका गंध ही खत्म हो जाएगा, गंध ही नहीं रहता है। जो गंध होता है उसमें वैनिला का, वो पूरी तरह से गंध समाप्त हो जाता है, यानी गंध नहीं रहती है, इसमें बनी रहती है अम्ल में। चलिए आगे चलते हैं। आगे लौंग जो है अम्लीय माध्यम में गंध बनी रहती है, यानी इसमें देखिए अम्ल माध्यम में डालिएगा तो यहाँ तीनों में याद करना आसान हो गया कि गंध अम्ल में तो नहीं बदलता है, गंध अम्लीय माध्यम में नहीं बदलता है, लेकिन क्षारीय माध्यम में गंध चली जाती है। मेन आप लोग को यहाँ पर क्षारीय माध्यम को ध्यान देना है। लौंग है तो इसमें गंध जो है से खत्म हो जाती है क्षार में। वैनिला का भी गंध समाप्त हो जा रहा था, यहाँ भी गंध चली जाती है, यानी वैनिला लौंग का क्षार में गंध समाप्त होती है। और बाकी सब अम्ल में तो आप जान रहे हैं कि चेंज ही नहीं होता, वो गंध बनी रहती है। लेकिन वैनिला में आपको याद रखना है कि अम्ल में बनी रहती है, लेकिन क्षार में समाप्त हो जाती है, इसमें समाप्त हो जाती है। हाँ, अम्लीय माध्यम में गंध बनी रहती है। अब देखिए यहाँ से आसान हो गया याद करना आप लोग को। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अम्ल धातु से क्रिया, अम्ल का धातु से क्रिया। देखिए जब भी आप अम्ल से धातु को क्रिया कराइएगा तो लवण और जल बनेगा। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ी सी बात आपको उसमें डिटेल में पढ़िएगा तो पता चलेगा कि अम्ल धातु से क्रिया कर लवण जल बनाता है, लेकिन तनु अम्ल बनाता है। यह यहाँ पे यही चीज़ को
यहाँ पे अंडरलाइन किए हैं जो पीला में कलर में है, ये याद रखिए। तनु अम्ल में ऐसा होता है कि तनु अम्ल के साथ अपक्रिया करके अगर वही ऑक्साइड के रूप में रहेगा, प्रबल ऑक्साइड, तो वहाँ पे आप लोग के हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा। तनु अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस निकलता ही निकलता है। जब अम्ल धातु से क्रिया करता है तो अम्ल धातु से क्रिया करता है तो लवण में हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब यहाँ पे डेफिनेशन एक बार देख लीजिए। जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित कर देता है और यौगिक बना देता है, जिसे लवण कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या करता है कि उसमें जो हाइड्रोजन के अणु होते हैं उसको विस्थापित कर देता है गैस के रूप में। अणु के रूप में था, उसे गैसीय रूप में विस्थापित कर देता है, भगा देता है उसके स्थान से, वहाँ स्थान अपना ले लेता है। यानी विस्थापन अभिक्रिया भी यहाँ पे होता है। तो कह सकते हैं कि उसका हाइड्रोजन के रूप में विस्थापित हटाकर उसको वहाँ से भगाकर उसके स्थान लेकर बैठ जाता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे डिटेल समझाते हैं एग्जाम्पल में देखिए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जब जिंक से अभिक्रिया करा, वही रिएक्शन जिससे में देखिए जिंक था, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया किया तो जिंक सल्फाइड बना दिया और हाइड्रोजन गैस निकला। तो ये आप लोग को रट लेना है कि ये तो आएगा गैस के लिए आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जब भी अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकाल देता है, ये रट लेना है। इसके साथ इसमें जो ई रिएक्शन है, ई रिएक्शन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए सभी क्वेश्चन को बता रहे हैं। जैसे में मान लीजिए कि एक ट्यूब ले लिए, टेस्ट ट्यूब, उसमें क्या किए कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल उसमें था, H2SO4 था। एक टेस्ट ट्यूब ले लिए। अब उसमें एक टेस्ट ट्यूब लिए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल था ट्यूब में भरा हुआ, और उसमें ऊपर से जिंक डाल दिया। जिंक डालकर वो ट्यूब पर एक पाइप लगा दिए। जैसे में देखिए हम आप लोग की उसका रिएक्शन यहाँ पे है, देखिए बता दे रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये जो है ये ट्यूब है, इस ट्यूब में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। हम ऊपर से जिंक इसमें डालें। जैसे ही इसमें आप जिंक डालिएगा तो इसके कारण इस पाइप जो है ये पाइप, इसमें जिंक उसको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जो था, ये H2SO4 ये हाइड्रोजन को हटाकर जिंक यहाँ स्थान ले लेगा, बदल लेगा और उसको अणु के रूप में तथा गैसीय के रूप में विस्थापित कर देगा। तो वो गैस इसमें इस पाइप के थ्रू यहाँ पे ऐसे बाहर निकलेगा। जब आप ये पूछता है एग्जाम में कि जब भी आप इस पाइप के यहाँ जो जल रहा है, यहाँ पे अगर एक जलती हुई मोमबत्ती, जल नहीं रहा है, वहाँ पे गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस, जलती हुई मोमबत्ती नज़दीक ले जाते हैं तो फट फट आवाज़ यानी पॉप 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 की आवाज़ निकलती है। ये भी पूछता है, वो हाइड्रोजन गैस के कारण निकलती है। जलती हुई मोमबत्ती को अगर पास ले जाएगा तो पॉप ध्वनि निकलती है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ थे जिंक सल्फाइड बनाता है लवण के रूप में, हाइड्रोजन गैस निकलती है, बुलबुला के रूप में हाइड्रोजन गैस निकलती है और जलती तीली के पास लाने पर ध्वनि पॉप की निकलती है।
चलिए अब चलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वही अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करा रहा है। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कराता है, जिसमें जिंक और हाइड्रोक्लोराइड के हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अगर यही चीज़ पहले समझा चुके, वही रिएक्शन नहीं, ये अलग रिएक्शन है, यहाँ सिर्फ ये बदला हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक, और ये तो रट लेना है कि हाइड्रोजन गैस निकलता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल धातु से अभिक्रिया करके कौन सा क्लोराइड तो बनाएगा, लेकिन साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का भी रिएक्शन याद कर सकते हैं, ये इससे पहले यही समझाए हैं कि हाइड्रोजन गैस देता है और जिंक सल्फाइड बनाता है। चलिए आगे देखिए। अब चलते हैं नाइट्रिक अम्ल पर। नाइट्रिक अम्ल है ये, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3। इसमें कभी भी याद रखिएगा कि नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्साइड होते हैं, इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। प्रबल ऑक्साइड ऑक्सीकारक होते हैं। ऑक्सीकारक अपचयन को एक तरह से ये अलग चीज़ है, जो कि ऑक्सीकरण नहीं समझ लीजिएगा, ये ऑक्सीकारक है। इसलिए इस धातु की अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता। क्यों, हम पहले भी बताए थे कि तनु अम्ल के साथ ऐसा होता है, यहाँ पे तनुल नहीं है तो ऐसा नहीं हुआ, याद रखिएगा। अब आगे में चलते हैं। इसमें क्या है, एसिटिक अम्ल, CH3COOH, इसको कमज़ोर अम्ल भी बोलते हैं। ये भी अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। अब देखिए तनु अम्ल क्या है। एक आप सोच, हम पहले भी बोले कि तनु अम्ल से होता है अभिक्रिया, तो ऐसा होता है। तो आप लोग को माइंड मारे कि तनु अम्ल क्या है, तो देखिए तो बच्चा लेने यहाँ पे भी समझाया हुआ है। जिस अम्ल के पास कम पानी की मात्रा होती है, अधिक पानी की मात्रा होती है, यानी पानी की मात्रा अधिक होगा, तो उसे ही तनु अम्ल कहते हैं। अब चलिए, अब ये पार्ट 1 वीडियो ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर इस चैप्टर का एंड हुआ। लेकिन NCERT के हर पॉइंट जो उसमें दिया हो, कहीं पर लिख कर दिया हो, प्रयोग के रूप में दिया हो, उसको एक्सप्लेन करके हम बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करें।